वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट सुभाष चंद्र बोस। रिसेंटली न्यूज में है और न्यूज में होने का जो कारण है वो है 23 जनवरी। 23 जनवरी को हम भारतीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है। तो यहाँ से ये इसलिए न्यूज में आ जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो पॉपुलरली उन्हें जो है वो नेताजी के नाम से जाना जाता है। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नेताजी का टाइटल है वो किस पर्सनालिटी ने सुभाष चंद्र बोस को दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक सेल्फलेस जो है वो रोल प्ले किया है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में और अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और फाइनली जो है वो इन अलोंग विद अदर लीडर्स लाइक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, राजा राममोहन रॉय, जिन्होंने जो है वो सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू जो है वो नेशनलिज्म का बर्थ, जो नेशनलिज्म फीलिंग का बर्थ जो है वो भारत में नींव रखी। प्लस उसके बाद यंग लीडर्स ने 20th सेंचुरी के बिगनिंग में गांधी जी की और अदर लीडर्स, तिलक, इन सभी ने मिलकर जो है वो, बोस इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो है वो फाइनली हमारे देश को आजाद करवाया। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनकी बेसिक लाइफ, एजुकेशन, अदर फैक्ट्स जितने भी इनसे रिलेट करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन सभी को जो है वो आज कवर करेंगे। और मल्टीपल टाइम जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ भी रखे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। बेसिक जो बायोग्राफी भी हम कह सकते हैं इसे, जो बेसिक बायोग्राफी की अगर हम बात करें अबाउट सुभाष चंद्र बोस, तो फुल नेम जो है उनका सुभाष चंद्र बोस है। इनका बर्थ जो है वो 23 जनवरी 1897 में हुआ है। तो याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है, कटक उड़ीसा में। और ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था उस टाइम पे ये, और अभी प्रेजेंटली इट इज इन उड़ीसा। अगर हम बात करें रेवोल्यूशनरी लीडर भी कह सकते हैं हम ये, और प्लस साथ में एक ऐसे लीडर जिनका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। और इनका जो फेमस स्लोगन है वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन गिवन बाय द सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लीगेसी की बात करें तो नेशनल हीरो की तरह उनको जो है वो कंसीडर करते हैं हम, रिमेंबर एज नेशनल हीरो एंड एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम। हिज contributions to the independence movement continue to inspire the generations of Indians। आज भी हमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के जो सेल्फलेस उन्होंने जो सर्विस प्ले करी, जो वो ठान लेते थे उसको करके रहते थे, प्लस उनका जो मतलब एक हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने सोच लिया वो करना है, वो ये सब जो है वो हमें इंस्पायर करते हैं और फाइनली जो है वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ग्रोथ है, प्लस साथ में जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम डेवलपमेंट करें, ग्रोथ करें। तो उनके आइडल्स, उनके जो आइडियोलॉजी थी वो हमें इस तरह से कंट्रीब्यूट करती है फर्दर इंडिया को जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि लीड करने के लिए भारत में। अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें तो याद रखिएगा कि ये वेल एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे जानकीनाथ बोस एंड मदर जो प्रभावती देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, बेसिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि थोड़ा अपने नेशनल हीरो के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो जानकी नाथ बोस जो है वो फादर एंड मदर प्रभावती देवी। और कटक यानी कि उड़ीसा में इनका बर्थ हुआ है 23 जनवरी, ये याद रखिएगा। और वेल एजुकेटेड है, इन्फ्लुएंशियल फैमिली। अगर हम बात करें एजुकेशनल बैकग्राउंड की, कि एजुकेशन तो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे और बेसिक एकेडमिक्स जो है वो उनकी कटक से रही है। उसके बाद वो इंग्लैंड गए हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिलोसफी, ऑनर्स इन फिलोसफी की है। तो याद रखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने फिलोसफी में जो है वो ऑनर्स की है। उसके बाद हम बात करें अगर इनकी फैमिली की और फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे शुरुआत होती है, तो जो जानकी नाथ बोस थे ये प्रोमिनेंट लॉयर थे एंड एडवोकेट फॉर इंडियन सेल्फ रूल। तो मतलब फैमिली से ही सेल्फ रूल की तरफ जो है वो इनका पूरी फैमिली जो है वो स्वराज सेल्फ रूल की तरफ अट्रैक्टेड थी। तो ये भी कंसेप्ट जो है तो इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की अर्ली लाइफ को प्रभावित करता है। साथ में इनके एल्डर ब्रदर शरद चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो आफ्टर सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक को उन्होंने लीड भी किया है। और उनके जो सुभाष चंद्र बोस के काफी सारे जो इनिशिएटिव्स थे उसमें जो है वो शरद चंद्र बोस ने सपोर्ट किया है। सुभाष चंद्र बोस जी की वाइफ, ठीक है, एमिली, और ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन है। और इनकी एक डॉटर भी थी जिसका नाम अनीता बोस पैक। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को ये पता भी नहीं होगा, तो आप इस पीडीएफ के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू ये जान सकते हैं। अब हम आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और काफी टाइम जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को भी मिलते हैं यहाँ से रिलेटेड।
तो सबसे पहले तो हम बेसिक बात करें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इनका टारगेट था कि हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने स्लोगन भी दिया था। और कंप्लीट एंड इमीडिएट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। मेन एक्टिव जो हुए थे वो 1939 में हुए थे, जब जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू जो है, वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू हुई थी उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे। नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, दैट मीन्स कि नेशन नेशन जो है वो सर्वोपरि है, नेशन से ऊपर कुछ भी नहीं। एंटी इंपेरियलिस्ट थे, नॉट एडवोकेटेड। जो आपका बोस वाज अ क्रिटिकल वो वोकल क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, नॉट इन फेवर ऑफ इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म। और ये पेपर में भी आती है टर्म्स की, इंपेरियलिज्म क्या होता है, कॉलोनिज्म क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। साथ में सोशलिज्म को एडवोकेट किया था बोस ने। बोस एडवोकेटेड सोशलिज्म एंड प्लान फॉर अ एंड इन्होंने फेवर किया था एक प्लान इकोनॉमी के लिए। और इसके लिए जब हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में, तो यहाँ पर जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एक कमेटी बनाई गई थी फॉर द इकोनॉमिक प्लान, की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक आजाद भारत में किस तरह की होगी। सेकुलरिज्म को प्रमोट किया है, एडवोकेट सेकुलरिज्म, दैट मीन्स की बिलीव्ड इन दैट रिलीजन शुड नॉट बी डिवाइस फैक्टर इन इंडियन सोसाइटी, कि जो आपका जो डिविसिव फैक्टर, यानी कि जो आके रिलीजन लोगों को बांटने के लिए नहीं होना चाहिए, रिलीजन होना चाहिए ताकि सोसाइटी में ग्रोथ हो। क्योंकि रिलीजन को जो है वो हाफ ब्रदर ऑफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर किया जाता है। हमारे रिलीजन में भी काफी सारी गाइडलाइंस हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं। जो अच्छी बातें हमारे, क्योंकि सभी के रिलीजन में सारी अच्छी बातें बताई होती है, तो उससे जो है वो देश की ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। नॉन पैसिफिज्म था, अनलाइक महात्मा गांधी वो एडवोकेटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस। बोस मानते थे कि मोर फोर्सफुल जो है वो मीन्स होना चाहिए टू अचीव इंडिपेंडेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरनेशनल कोलेबोरेशन पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी का काफी फोकस रहा है, और वो हमने देखा भी है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जो है उन्होंने पहले जर्मनी, देन फिर जापान, तो जर्मनी जापान इन दो बड़ी बड़ी नेशन से जो है वो कोशिश करी इंटरनेशनल सपोर्ट की। तो ये वहां से हमें हेल्प मिलती है। इसे हम एक्सेस पावर भी कहते हैं, जर्मनी एंड जापान, ठीक है, टू गेन सपोर्ट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनिज्म, कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अगेंस्ट जो स्ट्रगल हम जो है वहां से जो है कि जर्मनी और जापान से हेल्प ले सके। लीडरशिप एंड मिलिटराइजेशन, ठीक है, बोस, ये इंपॉर्टेंट है कि बोस की जो लीडरशिप थी, लीडरशिप स्टाइल था वो थोड़ी सी, मतलब अगर हम बात करेंगे वो बहुत डिसिप्लिन थी एंड मार्क बाय द मिलिट्री अप्रोच। बहुत वेल डिसिप्लिन थे, जो सोच लेते थे वो फाइनल करना ही। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ही एस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी एंड अटेम्प्टेड टू क्रिएट फाइटिंग फोर्स टू फिजिकली चैलेंज ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने जो क्या किया था, कैप्टन मोहन सिंह, याद रखिएगा, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बना दिया था, लेकिन जो जापान के साथ थोड़े से उनके कांटेक्ट अच्छे नहीं रहे आफ्टर, जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू मोहन सिंह ने सरेंडर किया था प्रिजनर्स ऑफ वॉर के उसमें, लेकिन उसके बाद जापान के साथ दोस्ती तो कर ली थी जापान आर्मी से, बट उतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये फोर्स को डिसबैंडन कर दिया था, इसको हटा दिया था, कैंसिल कर दिया था। फाइनली क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसको रीऑर्गेनाइज किया, ये याद रखिएगा। और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में हम देख लेते हैं जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 1919 सबसे पहले याद रखना, 1897 में बर्थ हुआ है सुभाष चंद्र बोस का, और 1897 में रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन किसने शुरुआत की थी, रामकृष्ण मिशन की। 1897 ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें, 1919 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है हमारी इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है उसको क्लियर कर लिया था। वो वापिस आ गए थे ड्यू टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने गांधी जी की जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी उसको ज्वाइन किया, और ऑन द एडवाइस ऑफ गांधी जी पॉलिटिकल गुरु माना उन्होंने सी आर दास को। गांधी जी ने बोस को कहा कि आप सी आर दास जी को फॉलो करो, और डेफिनेटली उसके बाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने सी आर दास जी को फॉलो करना शुरू कर दिया। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, यंग लीडर, एज अ यंग लीडर जो है उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और उसके बाद अगर हम बात करें 1924 में, तो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर, ठीक है, मेयर जो थे आपका दास, सी आर दास, उनके टाइम पे जो है वो सीईओ जो है वो परफॉर्म इन्होंने जो है कि सर्व किया है।
1930 में ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अरेस्ट भी हुए, इम्प्रिजन्ड यानी कि अरेस्ट हुए, और लेटर इलेक्टेड एज मेयर ऑफ कलकत्ता। उसके बाद जो है वो कलकत्ता के मेयर भी जो है वो इलेक्ट हुए, याद रखिएगा। और इससे पहले 1928 में साइमन कमीशन को चैलेंज करने के लिए ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो है वो मोतीलाल नेहरू को के अंडर जो है वो एक कमेटी बनी थी। और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जो यहाँ से न्यूज में मतलब नेहरू रिपोर्ट जो फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें जो कमेटी थी, सुभाष चंद्र बोस भी उस कमेटी के मेंबर थे, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1938 और 1939, ये दो इंपॉर्टेंट ईयर हो जाते हैं, 1938 1939। तो 38 की अगर हम बात करें तो हरिपुरा सेशन ये गुजरात में हुआ था कांग्रेस का, और यहाँ पर जो है वो बोस ने में जो है वो आईएनसी को लीड किया है एज अ प्रेसिडेंट। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ये सेशन जो है वो मल्टीपल टाइम एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1939 की, तो ये तिरुपुरी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो बोस वर्सेस गांधी हमने थोड़ा सा देखा है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बाकी जो उनका जो मेन टारगेट था वो सेम था। यहाँ पर तिरुपुरी क्राइसिस में बोस जीत तो जाते हैं आईएनसी के प्रेसिडेंटशिप, लेकिन यहाँ पर जो है वो पत्ता भैया सीतारमैया रमैया, जो कि गांधी जी कहते हैं कि उनकी हार मेरी हार। तो फिर बोस जो है वो फाइनली रिजाइन करते हैं, गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हैं साथ में, और उसके बाद यहाँ पर वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं विद इन कांग्रेस। तो ये याद रखिएगा, विद इन कांग्रेस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। मीन वाइल यहाँ पर 1940 का अगस्त ऑफर है। उसके बाद जो है वो ये डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड करना होता है कि क्या भारत जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करेगी, सपोर्ट करेगी ब्रिटिशर्स को। उस क्वेश्चन को लेकर जो है वो बोस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और फाइनली उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर 1941 में जो हाउस अरेस्ट बोस को किया था, बोस एस्केप कर जाते हैं, और विया उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान होकर वो पहुंच जाते हैं यूरोप में जर्मनी हिटलर से मिलने। उसके बाद आफ्टर हिटलर वो जापान आते हैं, और जापान में वो जो है वो टोक्यो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और आजाद हिंद फौज का रिगठन करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद भारत पर जो है वो विया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट म्यांमार बर्मा के थ्रू जो है वो कोशिश करते हैं कि भारत को मिलिट्री एक्शन से जो है वो आजाद करवाया जाए ब्रिटिशर से। मीनवाइल जापान सरेंडर करता है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और 1945 में, याद रखिएगा ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो जो सुभाष चंद्र बोस का जो जेट था वो क्रैश्ड होता है टोक्यो में, जब वो जा रहे होते हैं कहाँ से, ताइवान से टोक्यो जा रहे होते हैं। और बोस के बारे में यहाँ जो है वो बॉस को हम लॉस करते हैं। प्लस साथ में ब्रिटिशर्स को इतना डर था कि बॉस की जो क्रैश होने के बाद भी वो श्योर नहीं थे कि बोस वॉज नो मोर। फिर भी जो है टिल इंडिपेंडेंस जो है वो उनको ये डर था कि बोस जो है वो रिटर्न आ सकते हैं वापस, कुछ ना कुछ जरूर वो करेंगे। और ये भी माना जाता था कि ये पूरा का पूरा बोस का प्लान था। और सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग प्रेजेंट टाइम में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है वो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो जो सेल्फलेस करेज, ठीक है, सेल्फलेस जो कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस जो है वो बोस ने प्ले की है तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसी के रिगार्डिंग जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन, इंडिविजुअल लेवल में पर्सन और इंस्टीट्यूशन सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन करता है, उसके रिगार्डिंग ये जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। और ये अवार्ड जो है वो हर 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो हम 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर एज अ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपको 51 लाख रुपीज का जो है वो कैश प्राइज है, प्लस साथ में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल यहाँ पर जो है वो आपको 5 लाख रुपीज प्लस साथ में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सो दिस इज अबाउट आर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड लाइक। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, हम आने वाले जितने भी न्यूज इवेंट्स जो न्यूज में रहेंगे उनको उनको लेकर जो है वो वीडियोज इस तरह से लेकर आएंगे। तो प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब, ताकि आप और साथ में शेयर करें, ताकि आपको हम और ज्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। थैंक यू फॉर टुडे।